नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश सीबीएसई 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेकर आया हूं रोज की तरह आपके लिए। तो मैं बता दूं, यदि आपको 99% लाना है तो स्मार्ट यूट्यूब स्टडी के साथ जुड़ना होगा और अभी अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जुड़ने का मतलब है सब्सक्राइब। यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल बटन दबा देते हैं, तो मेरा सारा वीडियो आपके पास चला जाता है। आप घर बैठे यूं ही इजीली कभी भी टाइम निकाल करके स्मार्ट यूट्यूब के चैनल से पढ़ सकते हैं, और वो भी सीरियल बाय सीरियल। आप रिटन में भी लिख सकते हैं, इसलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि मैं लिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और लास्ट में HW भी दूंगा। दोस्तों, YouTube पर बहुत चैनल है पढ़ने के लिए, लेकिन HW कोई नहीं देते, क्योंकि बच्चे HW नहीं बनाएंगे, इसलिए सोच करके नहीं देते। लेकिन आप जैसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो HW चाहते हैं, तो मैं आपको HW भी दूंगा। तो कॉपी कलम लेना तो जरूरी ही है, और साथ ही मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करना जरूरी है और एक लाइक भी दबाना जरूरी है। और यदि ज्यादा लाइक लगे तो शेयर भी कर दो, ताकि और अन्य दोस्तों को यह वीडियो आसानी से मिल सके और वह भी लाभ उठा सके आपकी तरह। ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूँ, टाइम कम लगेगा। क्या पढ़ना है वो आप जान लीजिए। आपको पढ़ना है आज का वीडियो में डोबेराइनर्स क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है तो लिख लेते हैं, स्टार्ट रिटन। तो देखते हैं बोर्ड पर, तो डोबेराइनर्स क्लासिफिकेशन है और यहाँ दो शब्द आया है दोस्तों, एक है डोबेराइनर्स और एक है क्लासिफिकेशन। तो हम जानना चाहते हैं डोबेराइनर्स के बारे में। तो शॉर्टकट में आपको मैं बता दूं कि डोबेराइनर्स जो थे यह एक जर्मन केमिस्ट थे। क्या थे? जर्मन केमिस्ट। याद आपको रखना है, जर्मन केमिस्ट। तो केमिस्ट का मतलब होता है रसायनज्ञ, यानी कि जर्मन रसायनज्ञ। तो इस प्रकार से ये साइंटिस्ट का नाम है। और क्लासिफिकेशन, फ्रेंड्स मैं आपको रिवाइंड करा दूं कि क्लासिफिकेशन में आपको इससे पहले लेवोजियस क्लासिफिकेशन आपको मैं बताया था, जिसमें ऑल एलिमेंट्स को 3 प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग 2 ग्रुप में बांटा गया था। फर्स्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट वो जो 3 प्रॉपर्टीज था, हार्डनेस, लस्टर और मेलिएबिलिटी के आधार पर, यानी कि जो पदार्थ हार्डनेस होगा और लस्टर होगा जिसमें, वह मेटल्स का लाएगा लेवोजियस के अकॉर्डिंग, और जिसमें हार्डनेस नहीं है और लस्टर भी नहीं है और मेलिएबिलिटी भी नहीं है, तो वो पदार्थ क्या नॉन मेटल कहलाता है। तो दोस्तों, वह उनका जो था लेवोजियस क्लासिफिकेशन में, वह तो फ्लॉप हो गया उसके लिमिटेशन के अनुसार से। तो हम बात करते हैं डोबेराइनर्स क्लासिफिकेशन में। तो एक बात को नोट कर लिए, ये डोबेराइनर्स कौन थे? तो जर्मन केमिस्ट थे। अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन का अपना मत दिया, यानी कि वो क्या सोचते थे वो बताए। तो इन्होंने जो आपको बताया उसी को हम लॉ ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ट्रेड्स। लॉ ऑफ ट्रेड्स। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ ट्रेड्स। तो हम कुछ लिख सकते हैं, इस प्रकार से बोल सकते हैं, इन 1817 जर्मन केमिस्ट जॉन डोबेराइनर्स क्लासिफाइड एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज into groups of 3 मतलब कहने का मतलब 3 ग्रुप्स में। तो ये 3 ग्रुप्स जो था, these are called
threads. These are called threads. यानी कि एक बार और सुन लेते हैं. In 1817, German chemist John Dobereiner classified elements having similar chemical properties into groups of 3. These groups were called threads. तो हम अब इसको रिटन में भी लिख सकते हैं. रिटन में क्या लिख सकते हैं? तो रिटन में लिखने के लिए आप रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं लिखूंगा, उसके बाद समझाऊंगा, फिर मिटा दूंगा. तो आप नोट कर लो, क्योंकि आप जुड़े हो किससे? स्मार्ट यूट्यूब स्टडी से. आपको स्मार्ट यूट्यूब स्टडी रिटन भी कराती है, HW भी देती है, टेस्ट भी लेती है. तो तैयार हो जाओ लिखने के लिए. तो लिखो इन चलिए समझते हैं इसका मतलब. लॉ ऑफ थ्रेड्स पहले ही बता दिया हूं मैं. थ्रेड्स का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3. क्या चीज? 3. यानी कि जॉन डबेरेनर्स ने 3 एलिमेंट्स को, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया, बांटा. तो अब यहां जानते हैं कब किया. तो इन 1817. आपको क्वेश्चन ये भी हो गया, लॉ ऑफ थ्रेड्स कब आया? इन 1817, यानी कि 1817 ईस्वी. कौन किया था? जर्मन केमिस्ट जॉन डबेरेनर. क्लासिफाइड एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है समान गुण वाले तत्व, समान रासायनिक गुण वाले तत्वों को इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 ग्रुप्स में, 3 समूहों में. These groups were called threads. इस ग्रुप को हम थ्रेड्स कहते हैं, त्रियक कहते हैं. क्या कहते हैं? थ्रेड्स का हिंदी हो गया आपका त्रियक, यानी कि त्रियक का नियम. तो हिंदी लिखने वाले बच्चे वो भी लिख सकते हैं. 1817 ईस्वी में तो देखते हैं 1817 ईस्वी में जर्मन रसायनज्ञ जोहान डबेरेनर ने समान रासायनिक गुण वाले तत्वों को 3 समूहों में बांटा, जिसे त्रियक कहा जाता है. जिसे क्या कहता है? त्रियक कहा जाता है. दोस्तों, यदि 3 समूह में बांटा हुआ है एलिमेंट्स को, समान प्रॉपर्टीज वाले को, तो इसीलिए उसे थ्रेड्स बोला गया. क्या कहा गया? थ्रेड्स बोला गया. तो इन्होंने 3 एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करने के बाद जो लॉ दिया, उस लॉ को डबेरेनर्स लॉ ऑफ थ्रेड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? डबेरेनर्स लॉ ऑफ थ्रेड्स कहते हैं. तो ठीक है. तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज लॉ ऑफ थ्रेड्स? लॉ ऑफ थ्रेड्स क्या है, यानी कि डबेरेनर्स का लॉ ऑफ थ्रेड्स क्या है. तो यहाँ जानेंगे. यदि दोस्तों इसमें कोई समस्या हो, ये तो डिफिनीशन था थ्रेड्स का. ये 3 समूहों में बांटा, तो इन 3 समूहों को क्या कहा गया? थ्रेड्स कहा गया, त्रियक कहा गया. लेकिन यह अब हम बताएंगे, वह लॉ बताएंगे, वह नियम क्या था. तो हम नोट करेंगे फिर से. फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हु वाज क्लासिफाइड थ्रेड्स लॉ. हु वाज क्लासिफाइड थ्रेड्स लॉ. तो किसी ने थ्रेड्स लॉ क्लासिफाइड किया, तो आंसर आपका होगा डबेरेनर्स. तो उन्होंने जो लॉ को प्रपोज किया, उस लॉ को क्या कहते हैं? तो उस लॉ को कहते हैं डबेरेनर्स लॉ ऑफ थ्रेड्स. तो ही प्रपोज्ड याद रखना इस पॉइंट को, VVI पॉइंट है. ही प्रपोज्ड लॉ ऑफ थ्रेड्स.
अब इस लॉ ऑफ ट्रेड्स को द वेरनर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स कहा जाता है। लॉ ऑफ ट्रेड्स को क्या कहा जाता है? द वेरनर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स कहा जाता है। तो यहां अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रेड्स के अनुसार से लॉ क्या है, वह नियम क्या है। अब हमें यह जानना बहुत ही बेहद जरूरी है, क्योंकि अब आ गए नियम पर। तो दोस्तों, इन्होंने लॉ ऑफ ट्रेड्स प्रपोज किए, वह किस पर आधारित था? तो एटॉमिक मास पर आधारित था। किस पर आधारित था? तो एटॉमिक मास। तो एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, लॉ ऑफ ट्रेड्स किस पर आधारित है? तो एटॉमिक मास पर आधारित है। तो इन्होंने तत्वों के एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में इन्होंने तीन समान गुण वाले तत्वों को सजाया। एटॉमिक मास का मतलब है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ठीक ना। तो परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिफाइड करने का कोशिश किया। तो इन्होंने सोचा यदि तीन तत्वों को बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग फॉर्म में, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में यदि तीन एलिमेंट्स को सजाया जाए, तो बीच वाला तत्व का जो एटॉमिक मास होगा वह दोनों साइड वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज होगा, औसत होगा। कहने का मतलब है, आप समझ जाओ, यदि तीन तत्व आपको ए, बी और सी है, जो कि बढ़ते हुए क्रम में है, मान लेते हैं इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 4 है। तो हम नियम के अनुसार से मैं बता रहा हूं कि इन्होंने जो नियम बताया वह बीच वाले यानी कि मिडिल एलिमेंट्स के लिए, कि दोनों साइड वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है, जो परमाणु द्रव्यमान है, उसका औसत यदि निकाला जाए तो वह बीच वाला का औसत निकलेगा, यानी कि औसत मास पता चलेगा। फिर से समझ जाइए, यानी कि यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए, तो बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान दोनों साइड वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। औसत मतलब दोस्तों, यदि औसत मतलब जानना चाहते हैं तो दोनों का औसत निकालना है, ए और बी का, ए और सी का। तो ए प्लस सी बाई 2 कर देंगे, यानी कि ए का एटॉमिक मास 2 है और सी का 4 है। तो 4 2 6 बटे 2 करेंगे, यानी कि 6/2। तो ये दोनों डिवाइड होने पर 3 आता है। इसका मतलब है बीच वाला एलिमेंट्स का एटॉमिक मास 3 होगा। तो यही रूल है दोस्तों, यही रूल है। और इस रूल को इस प्रकार से बोल सकते हैं इन इंग्लिश में। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ध्यान से सुनना और हो सके तो लिख भी लेना। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन ए ट्राइड्स। इन ए ट्राइड्स का मतलब 3 ग्रुप में। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स was approximately equal to the other two elements average of atomic mass। कहने का मतलब यदि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज किया जाए एलिमेंट्स को, तो मिडिल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होगा वह दोनों साइड वाले एलिमेंट्स का एवरेज होगा। समझ में आ गया होगा। तो हम इसे लिखते हैं इस प्रकार से, फिर एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रेड्स के अनुसार से क्या होगा, व्हेन
एलिमेंट्स तो हम अब समझते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रैक्स। लॉ ऑफ ट्रैक्स के अनुसार क्या है? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का मतलब समझ गए कि यदि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज किया जाए। इंक्रीजिंग फॉर्म मतलब यदि एटॉमिक मास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से बढ़ते क्रम। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन ए ट्रैक्स यानी 3 एलिमेंट्स को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो क्या होगा? तो मिडिल एलिमेंट्स, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट्स, तो बीच वाला एलिमेंट्स का एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? तो दोनों साइड वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। कहने का मतलब यदि एग्जाम्पल से समझते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यानी कि 3 एलिमेंट्स है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक। और तीनों का एटॉमिक मास 7, 23 और 39 है। क्या है? इसका एटॉमिक मास है 7, इसका 23 और इसका 39 अप्रोक्स में। अब रूल के अकॉर्डिंग यदि चलते हैं तो यहां हम पहला रूल फॉलो किए, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन ए ट्रैक्स यानी कि इंक्रीजिंग फॉर्म में हम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को रखें, यानी कि जो इंक्रीजिंग कर रहा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक। तो यहां देखते हैं फर्स्ट रूल फॉलो कर गए। सेकेंड बोल रहा है जे मिडिल वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास, मिडिल वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास दोनों साइड वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की औसत होगा, एवरेज होगा। तो यहां हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज हो जाएगा आपको, लिथियम का 7 है तो 7, इसका 39 यानी कि दोनों साइड वाला का 39। तो एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग दे देते हैं, 9 और 7 16 और 3 4 और 2 से डिवाइड करते हैं तो 23। तो यहाँ देखते हैं जो यहाँ हमारा आंसर आया वह मिडिल वाला का एटॉमिक मास आया लगभग। तो इस प्रकार से यदि 3 तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान दोनों साइड वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है। इस प्रकार से दोनों साइड का औसत निकालेंगे तो बीच वाला का आंसर आएगा। समझ में आया होगा? तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2, तो यहां देखते हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 87.5 है और बेरियम का एटॉमिक मास 137 है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग यह इंक्रीजिंग फॉर्म में है, 40 फिर 87.5 और फिर अब 137 यानी कि ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है, आपको बढ़ते क्रम में, ये सही है। अब रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मिडिल वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो होगा ये दोनों साइड वाले का एवरेज होगा। समझ में आया? मिडिल वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दोनों साइड वाले का एवरेज होगा। तो यहां पर एवरेज निकाल दो यानी कि 40 प्लस 137 बाय 2, तो करते हैं 7 7 1
बाय 2। यहाँ डिवाइड करते हैं 2 से, 8 5, यानी कि आपका आता है 88.5। तो पहले ही आपको मैं बता दिया हूं, द वेरेनर्स ने जो रूल दिया वह पहले ही बोल दिए हैं। यह वैल्यू जो आता है मिडिल वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता, नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, लगभग मान होता है। क्या होता है, लगभग मान होता है। इसलिए यह लगभग मान इसके बराबर है, 88.5 आया, तो इसको हम मान सकते हैं 87.5, यानी कि एवरेज में आया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आया। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम एक HW आपको देते हैं, जो कि आप घर से कैलकुलेट कीजिएगा। फ्रेंड्स, तो आपको HW में इसको बनाना है। यहाँ एटॉमिक मास, मिडिल वाला का एटॉमिक मास मैं नहीं लिखा हूं, क्वेश्चन मार्क्स है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो दोनों का एवरेज निकालेंगे, ये दोनों का, और जो आएगा उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। तो आप इसको बना के देखिएगा, बन जाना चाहिए। और हम अब बात करते हैं दूसरे मुद्दा पर, यानी कि द वेरेनर्स क्लासिफिकेशन का सेकेंड मुद्दा। फ्रेंड्स, आपको एक बात जान करके खुशी मिलेगी कि यह क्लासिफिकेशन, द वेरेनर्स का जो क्लासिफिकेशन था, यह हद तक जो है सही था, यानी कि यह प्रयास किए एक अच्छा प्रयास था। द वेरेनर्स ने जो क्लासिफिकेशन किया वह हद तक इसको सफल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह तीन तत्वों के समूह को लगभग कुछ ग्रुप्स बनाए, जैसे 3 ग्रुप बना सके, लेकिन यह ज्यादा तक नहीं हो पाया, यानी कि लिमिटेशन में क्या हो जाएगा, जो ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रैड्स, यानी कि ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रैड्स, यानी कि ट्रैड्स के रूल के अनुसार से सभी एलिमेंट्स को ग्रुप नहीं किया जा सका, इसीलिए यह लॉ जो है खिलाफ हुआ। तो इसे भी हम लिख सकते हैं, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ट्रैड्स वाज वेरी सक्सेसफुल in preceding the atomic mass and properties of the middle elements, but all the elements could not be grouped into trads. So this classification is not successful 100%, यानी कि 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हम इसे भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में काम देगा। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ट्रैड्स वाज वेरी सक्सेसफुल। जी हाँ, जो द वेरेनर्स का क्लासिफिकेशन था वह बहुत सक्सेसफुल माना गया, क्योंकि कुछ एलिमेंट तक ऐसे ग्रुपिंग हो सका। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट को ग्रुपिंग किया गया, सक्सेसफुल इसलिए हुआ। इनटू ट्रैड्स वाज वेरी सक्सेसफुल इन प्रेडिक्टिंग द एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स। इस प्रकार से मिडिल एलिमेंट का प्रॉपर्टीज जो है अन्य 2 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो लेकिन यह ग्रुप से ज्यादा एलिमेंट्स पर लागू नहीं हुआ, इसलिए इसमें लिमिटेशन में लिख सकते हो, लिमिटेशन। इसका लिमिटेशन क्या हो गया, तो लिमिटेशन में आप बोल सकते हो ऑल द एलिमेंट्स कुड नॉट ग्रुप्ड इनटू ट्रैड्स। क्या बोल सकते हो, तो लिख सकते हो ऑल द एलिमेंट्स कुड नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रैड्स, यानी कि सभी एलिमेंट्स को ट्रैड्स के रूल के अनुसार नहीं हो पाया, नहीं कर पाया। तो ठीक है दोस्तों, तो आप द वेरेनर्स के रूल को नोट कर लिए, समझ लिए। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट्स कीजिए, और जो HW मैंने दिया उसे मैं अगले वीडियो में फिर से क्लियर कर दूंगा, और ट्रैड्स का रूल को फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा।
ठीक है, अंडरस्टैंड यदि हो गया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों कहते हैं ना, हिम्मत हो यदि आप में तो पहाड़ भी उठा सकते हो और आसमान से तारे भी तोड़ के ला सकते हो, बल्कि हिम्मत होनी चाहिए। यदि तुम में जज्बा है तो स्मार्ट यूट्यूब स्टडी से स्टडी करके 99.9% भी ला सकते हो। ये मेरा दावा है, चैलेंज है। ठीक है, यदि आप इसे लाइक करते हैं तो शेयर भी कीजिए और फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। थैंक यू, और अगली वीडियो का वेट कीजिए।